नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 कैसे लागू हुई और जवाहरलाल नेहरू की ऐसी वो कौन सी दो गलतियां थी जिसका खामियाजा आज भी भारत देश भुगत रहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 कैसे लागू हुई और किसके कहने पे लागू हुई। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भाई, 20 अक्टूबर 1947 को जो कश्मीर था उस पर किसने हमला कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सेना ने हमला कर दिया था। और जो आज़ाद कश्मीर की सेना थी इसमें ज़्यादातर जो कश्मीर के कबीलाई क्षेत्र के मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन यानी कि इस सेना में कबीलाई मुस्लिम सैनिकों से ज़्यादा तो पाकिस्तान के सैनिक थे जो वेश बदलकर उस सेना में शामिल हो चुके थे। और कहते हैं जब इन्होंने 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला किया तो वैसे ही यानी कि जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उसने यानी कि सिचुएशन को देखते हुए भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिया। और विलय पत्र पर राजा हरि सिंह के साइन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के साइन होने के साथ ही भारत की इंडियन आर्मी श्रीनगर जाती है। यानी कि और कहते हैं भाई 27 अक्टूबर 1947 को यानी कि इंडियन आर्मी ने श्रीनगर में अपना मोर्चा संभाल लिया। और कहते हैं जब इंडियन आर्मी ने अपना रुद्र रूप दिखाया तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो कबीलाई सेना थी उसको खदेड़ना शुरू किया श्रीनगर से। और कहते हैं इनको खदेड़ते हुए आगे की तरफ ले जाना चालू किया। और कहते हैं ये ऑपरेशन जितना आसान सोच रहे थे भारतीय उतना ये आसान हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किल था इस ऑपरेशन को ऑपरेट करना। क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के जो सैनिक थे वो हर गांव में हर शहर में घुस चुके थे और उनको गांव-गांव से शहर से तलाश कर करके निकालना और भारत से खदेड़ना पड़ रहा था इंडियन आर्मी के जवानों को। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय दो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी सज़ा आज तक भारत देश भुगत रहा है। तो सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं, नवंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में एक ऐसा भाषण देते हैं, एक ऐसा जोश भरा भाषण देते हैं। और कहते हैं उस जोश भरे भाषण में वो अपना होश खो देते हैं। और कहते हैं ये भाषण उन्होंने यानी कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर दिया था। और कहते हैं इस भाषण में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं जैसे कश्मीर में शांति स्थापित होगी वैसे ही कश्मीर में क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यानी कि जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह में जो आम जनता होती है उसमें वोटिंग करवाई जाती है। और वोटिंग करवाने के बाद आम जनता से पूछा जाता है कि आप यानी कि किसकी तरफ जाना चाहते हो, कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर आज़ाद कश्मीर यानी कि में रहना चाहते हैं। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का सपना ये आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक यानी कि कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हुई। और शांति स्थापित नहीं हुई उसी की वजह से आज तक कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं हुआ, जिससे कश्मीर के लोगों से पूछा जा सके कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी गलती जो जवाहरलाल नेहरू जी वो करते हैं वो क्या है, क्या यानी कि जवाहरलाल नेहरू 1948 में ये मुद्दा कहाँ पे ले जाते हैं, यूएन में ले जाते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा ले जाते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन आर्मी के जो जनरल थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से ये तक बोल दिया था कि आप हमको कम से कम सिर्फ 2 महीने और दीजिए, हम ये जो आज़ाद कश्मीर की जो कबीलाई सेना है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक घुसे हुए हैं इनको पूरे कश्मीर से खदेड़ कर फेंक देंगे और पूरे कश्मीर पर अपना नियंत्रण होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने किसी की नहीं सुनी। उनके दिमाग में पता नहीं क्या चला हुआ था कि वो यूएन
पहुंच गए और यूएन में जाने के बाद उन्होंने चैप्टर 6 के तहत यानी कि मुकदमा दर्ज करवा दिया। और जैसे ही यानी कि यूएन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया तो यूएन में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद वैसे ही जो यूएन ने सीज फायर ऑर्डर लागू कर दिया, सीज फायर ऑर्डर लागू कर दिया। और सीज फायर ऑर्डर के तहत दोनों सेनाएं थी यानी कि जो आज़ाद कश्मीर की सेना और जो भारत की सेना थी, जो जहाँ पे थी वो वहीं पे रह गई। यानी कि सीज फायर में ये लिखा हुआ था कि वो युद्ध पूरी तरह से विराम कर दिया जाए और जो स्थिति बनी हुई है सेनाओं की वो स्थिति बनाए के रखे जब तक यानी कि समस्या का पूरी तरह से हल ना निकाला जाए। यानी कि जो ये कश्मीर था यानी कि इस पर यानी कि जो इस साइड थी यानी कि 1/3 हिस्से पर किसका कब्जा हो गया, यानी कि पाकिस्तान का कब्जा हो गया। और 2/3 हिस्सा किसके पास बच गया, भारत के पास बच गया। क्योंकि 1/3 हिस्से पर जो आज़ाद कश्मीर की सेना यानी कि कब्जा कर चुकी थी और सीज फायर होने के बाद आज़ाद कश्मीर की सेना यहाँ पे थी और भारत की सेना यहाँ पे थी और बीच में एक यानी कि नियंत्रण रेखा खींची गई जिसको हम किस नाम से जानते हैं, LOC के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के यानी कि जो हिस्सा था आज वो किस नाम से जाना जाता है, PO के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो उस समय की आज़ाद कश्मीर सेना ने भारत से हथिया लिया था। और जो 2/3 हिस्सा था वो किसके पास चला गया, भारत के पास चला गया भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई, ये नेहरू की सबसे बड़ी गलती साबित हुई आगे चलकर, क्योंकि इसी LOC पे आज तक विवाद बना हुआ है और इसी LOC पे बार बार आतंकवादी गतिविधियां होती है जिसकी वजह से भारत के पता नहीं कितने नौजवान जवान शहीद होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं भाई जो नेहरू जी ने यानी कि ये तो किया, और कहते हैं इसके बाद नेहरू जी ने सबसे बड़ी गलती क्या की वो हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि 26 नवंबर 1949 यानी कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, संविधान को निर्माण करने के लिए किसका निर्माण हुआ था, एक संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और इसी संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था, भारत के संविधान का निर्माण करवाया था। और जैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसके बाद यानी कि एक सभा गठित हुई जिसने किसका निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। और कहते जैसे ही जो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया, यानी कि भारत के विलय पत्र पर साइन किया, वैसे ही कश्मीर के 4 व्यक्ति यानी कि संविधान सभा में शामिल हुए। और उसमें से जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे। क्या थे, शेख अब्दुल्ला थे। जो ये शेख अब्दुल्ला ये कौन थे, जो फारूक अब्दुल्ला है यानी कि उनके क्या थे, पिता थे। और उमर अब्दुल्ला के क्या थे, दादा थे। यानी कि शेख अब्दुल्ला का बेटा कौन था, यानी कि फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला का बेटा कौन है, अमर अब्दुल्ला, जिनकी आज भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी है। और कहते हुए जो शेख अब्दुल्ला थे ये किसके घनिष्ठ मित्र थे, जवाहरलाल नेहरू के घनिष्ठ मित्र थे। और जो शेख अब्दुल्ला थे ये कहाँ से पढ़े हुए थे, ये अलीगढ़ यानी कि विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। और ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और कहते हैं जब ये पढ़ लिख के कहाँ पे जाते हैं, यानी कि कश्मीर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। तो वहाँ पे किसका राज होता है, राजा हरि सिंह का राज होता है, राजा हरि सिंह का राज होता है। और कहते हैं ये शेख अब्दुल्ला वहाँ पे नौकरी करना चाहते थे, लेकिन यानी कि जो राजा हरि सिंह ने ज़्यादातर जो भी ऊंची पोस्टें थी वो अपने घनिष्ठ मित्रों के पास रखी हुई थी, या फिर कह लो ज़्यादातर जितनी इसकी बड़ी बड़ी पोस्टें थी सारे हिंदुओं के पास थी। और कहते हुए शेख अब्दुल्ला को वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती और इसलिए शेख अब्दुल्ला काफ़ी खपा हो जाते हैं और अंदर ही अंदर वो यानी कि राजा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर देते हैं। और कहते हुए जो शेख अब्दुल्ला था ये बहुत अच्छा प्रवक्ता भी था, यानी कि बोलने में बहुत अच्छा था
और इसने जो कश्मीर की जनता थी उनके बीच में गया, और उनके बीच में जाने के बाद इसने जनता को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और इन्होंने कहते हैं यानी कि जनता में ये विश्वास दिला दिया कि भाई राजशाही से अच्छा तो लोकतंत्र है, यानी कि। और इसी वजह से जब राजा हरि सिंह को इस चीज़ का पता लगा तो उसने शेख अब्दुल्ला को पकड़ा और पकड़ कर जेल में डाल दिया, ठीक है ना। और कहते हैं जब विलय पत्र पर साइन हुए तो विलय पत्र पर जब जिस समय हरि सिंह ने साइन किए उसी समय नेहरू ने यानी कि हरि सिंह से पे ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दे। और इसी दबाव की वजह से यानी कि राजा हरि सिंह ने यानी कि उनको रिहा करना पड़ा, ठीक है ना। और कहते हैं ये शेख अब्दुल्ला वहाँ से रिहा हो गया, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला और उसके 3 अन्य साथी यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें शामिल हुए, यानी कि संविधान सभा में शामिल हुए जिसने यानी कि भारत के संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान बना था उसकी अनुच्छेद बना रही थी, और उसी की अनेक अनुच्छेद थी, अनुच्छेद 370 या फिर कह लो धारा 370। और कहते धारा 370 के तहत जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते थे। उसकी वजह पता नहीं शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता कह लो या फिर वो खुद कश्मीर के थे, इसी वजह से वो कश्मीर को एक विशेष दर्जा देना चाहते थे। इनमें से कोई दो में से एक वजह जरूर रही होगी जो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह दबाव बनाया कि यानी कि धारा 370 के तहत एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसमें यानी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और कहते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि भीम राव अंबेडकर ने यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से ड्राफ्ट बनाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे यानी कि जो अध्यक्ष थे वो खुद कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान का प्रारूप या फिर ड्राफ्ट तैयार किया था। और कहते हैं जब भीमराव अंबेडकर ने कश्मीर के लिए अलग से ड्राफ्ट बनाने से मना कर दिया, तब जवाहरलाल नेहरू ने एक रंगा नामक यानी कि व्यक्ति से कश्मीर का अलग से ड्राफ्ट बनवाया, यानी कि धारा 370 का कश्मीर के लिए एक अलग से ड्राफ्ट बनवाया। और धारा 370 में ऐसे प्रावधान डाले जिससे यानी कि वो क्या बन जाए, यानी कि कश्मीर को एक विशेष दर्जा का प्राप्त हो, एक विशेष दर्जा का राज्य का प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद में जो धारा 370 थी यानी कि जो धारा 370 में ऐसा क्या था, यानी कि धारा 370 में ऐसा क्या था वह जिसकी वजह से मतलब जो जम्मू कश्मीर था वो भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग हो गया, या फिर उसमें ऐसा क्या प्रावधान था जिसकी वजह से मतलब कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। जो धारा 370 थे इसके मुख्यतः कितने भाग थे, 4 भाग थे। भाई क्या मुख्य भाग थे, 4 मुख्य भाग थे। और 4 मुख्य भागों में से जो सबसे पहला भाग में क्या था, इसमें क्या था, जो अनुच्छेद 238A वो कश्मीर पे लागू नहीं होगी। धारा 338 या फिर अनुच्छेद 338 में वो राज्य है जो कि किसके अंडर में थे, यानी कि ब्रिटिश शासन के अंडर में थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को यानी कि सीधे तौर पे दे के गई थी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में राज्य का पुनर्गठन के बारे में पढ़ा, उसमें जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत को राज्य को ABCD का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया था, ABCD का दर्जा दिया गया था। ए में कौन से राज्य आते थे, ए में वो राज्य आते थे जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, यानी कि पूरी उन राज्यों पे यानी कि ब्रिटिश का पूरी तरह से नियंत्रण था। तो ब्रिटिश सरकार इनका एज इट इज दे गई थी, और इसका उल्लेख किस में है, 238A में है, ठीक है ना। और बी कौन से राज्य थे, बी वो राज्य थे जो देशी रियासत है, यानी कि देशी रियासत के अंडर में थे, ठीक है ना, जिस पर कौन राज्य को करते थे, देशी राजाएं राज करते थे। और जो जम्मू कश्मीर था वो भी किसके अंडर में था, बी में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे भी किसका राज था, देशी राजाओं का राज था, यानी कि राजा हरि सिंह का राज था। और सी में कौन थी, सी में वो स्टेट थी जो कमिश्नरी स्टेट थी, मतलब वो बड़े जिले
या बड़े शहर थे जिस पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण था, यानी कि अंग्रेजों का नियंत्रण था। जैसे कि राजस्थान का उदयपुर, जयपुर, ठीक है ना, इन पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण था। बाकी और राजस्थान के जैसे एरिया थे उन पर इतना नियंत्रण नहीं था। या फिर कह लो जैसे पेप्सू था, क्या था, पेप्सू, जिसको जैसे पंजाब का पहले नाम क्या होता था, पेप्सू होता। पेप्सू क्या था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है ना, ये इसका नाम था। ये भी किस में आता था, सी में आता था। इसको हम क्या बोलते थे, कमिश्नरी स्टेट बोलते थे। और डी में क्या था, डी में अंडमान निकोबार थे, क्या थे, अंडमान निकोबार थे। या फिर सी में ये भी कह सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटी बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। वो भी किस में आते थे, सी में आते थे। और बी में कौन आते थे, देसी रियासत आती थी, जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर की होती, हैदराबाद की थी, मैसूर की होती थी, जूनागढ़ की होती थी। तो ये क्या थी, सारी देसी रियासत थी। और ए में कौन थे, जिस पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। जैसे कि उत्तर प्रदेश था, बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, इन पे किसका अधिकार था, पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार था। मुंबई प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, तो ये थे। और डी में क्या था, अंडमान निकोबार था। तो पहली धारा के अनुसार क्या था भाई, पहले भाग के अनुसार क्या था, जो जम्मू कश्मीर है वो किसका भाग नहीं होगा, ए का भाग नहीं होगा भाई, ठीक है ना। क्या होगा, ये नॉर्मल राज्य नहीं होगा, ये विशेष राज्य होगा। उसके बाद क्या था, दूसरे में क्या था, भाई जम्मू कश्मीर पर जिस टाइम विलय पत्र पे साइन हुआ उसमें लिखा गया था भाई जम्मू कश्मीर के जितने भी मामले हैं उन मामलों में से विदेश मामला यानी कि फॉरेन, ठीक है ना, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और यानी कि रक्षा यानी कि डिफेंस, ये तीन मामले सिर्फ भारत देखेगा। यानी कि जो फॉरेन का जो भी है यानी कि विदेश मामले हो गए, ये संचार हो गया यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया यानी कि ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, डिफेंस। इन तीन मामलों पे ही सिर्फ भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। बाकी अन्य किसी मामले पर यानी कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ये तीनों मामले किस में लिखे हुए हैं, विलय पत्र में लिखे हुए हैं। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन क्या थी, यानी कि तीसरी कंडीशन के धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग से क्या होगा, संविधान होगा। और यदि राज्य सूची के कोई विषय पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई कानून बनाती है तो कानून बनाने से पहले उसको जम्मू कश्मीर की सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। यानी कि जब भी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य सूची है, राज्य सूची के किसी विषय पर कोई भी कानून बनाएगी तो जो जम्मू कश्मीर की सरकार है यानी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है उस पर क्या लेगी, उससे राय लेगी, ठीक है ना। और चौथा क्या था भाई, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है उसके पास दोहरी नागरिकता होगी, यानी कि उसकी नागरिकता पूरे कश्मीर में चलेगी। यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी उसकी नागरिकता मान्य होगी और उनकी नागरिकता भी भारत में मान्य होगी। लेकिन इसमें साथ ही साथ में क्या भी प्रावधान डाला गया था, वह जो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है वो दोनों तरफ किसी भी तरफ रह सकता है। यानी कि पीओके का व्यक्ति इंडिया के कश्मीर में आ सकता है और इसका व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है। लेकिन भारत के किसी भी अन्य स्टेट का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में क्या नहीं खरीद सकता, ना ही ज़मीन खरीद सकता, ना ही वहाँ नौकरी कर सकता और ना ही वो किसी भी संस्था में काम कर सकता, ठीक है ना। मतलब मेन क्या था वहाँ पे, अन्य भारत के अन्य राज्यों का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता, उनसे रिलेशन नहीं बना सकता था। और यदि जम्मू कश्मीर की जो कोई भी लेडीज है यदि वो पीओके में जाके शादी करती है तो उसको पाकिस्तान की नागरिकता भी ऑटोमेटिक मिल जाती थी, या उस बंदे को भी इंडिया की जो कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, क्योंकि कश्मीर का क्या था, अलग से संविधान था, अलग से झंडा था, अलग से सब कुछ था। और कहते जब जम्मू कश्मीर बना है तो उस समय यानी कि जो जम्मू कश्मीर में क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था जिसको किस नाम से जाना जाता, वजीर आजम के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में जो वजीर आजम पद था ये समाप्त हो गया और वहाँ समाप्त होने के बाद क्या लागू हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री पद लागू हो गया था। तो ये थी धारा 370 किस प्रकार यानी कि लागू हुई, किसके कहने पर लागू हुई। लेकिन अब हम पढ़ेंगे भी धारा 370 हटी तो कैसे हटी। देखो जो धारा यानी कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त 2019 को
यानी कि 5 अगस्त 2019 का वह दिन था जब मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, यानी कि उन्होंने पूरी इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको धारा को ख़त्म किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि इस धारा को जिस टाइम बनाया गया था, सबसे पहले ही इसमें लिखा गया था ये क्या थी, टेम्परेरी थी। क्या थी ये धारा, क्या थी, टेम्परेरी धारा थी। और टेम्परेरी धारा होने की वजह से इसमें कुछ भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं थी, इसमें चेंज कर सकते थे। तो सबसे पहले तो यही मौका था क्या, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के पास क्योंकि इसमें चेंज कर सकते थे। और चेंज भी कहाँ से कर सकता था, क्योंकि इस धारा में एक वीक पॉइंट था। यानी कि क्या वीक पॉइंट था, या इसका वीक पॉइंट ये था भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यदि यानी कि राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना चाहती है या फिर कोई भी कानून बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसको किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार से उसकी यानी कि इजाज़त लेनी पड़ेगी। यानी कि राष्ट्रपति से इजाज़त ले लेने से पहले पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से इजाज़त लेगी, तभी यानी कि राष्ट्रपति उस पर कुछ एक्शन कर सकता है। तो मोदी सरकार ने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई। और गठबंधन की सरकार बनाने के बाद गठबंधन की सरकार तोड़ी, उसके तोड़ने के बाद वहाँ पे लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। यानी कि क्या लागू हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उन्होंने सबसे पहले वहाँ के राज्यपाल से ये अनुमति ली कि हम इस धारा में चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये धारा परमानेंट नहीं है। और कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन था तो राज्य की सारी पावर किसके पास थी, यानी कि राज्यपाल के पास थी। और राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से ये उनको परमिशन दे दी कि आप इसमें जो चाहे चेंज कर सकते हो। और वैसे ही उन्होंने इस धारा को रखा, लेकिन रखा किसको, भाग 1 को, और बाकी इसके अन्य जो भी भाग थे सभी को मिटा दिया। यानी कि सभी के सभी भागों को ख़त्म कर दिया। और भारत का जो धारा 370 का पहला भाग क्या था, वो भाग क्या कहता है, अभी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सिर्फ उसने ये बात रखी और पूरी की पूरी धारा को समाप्त कर दिया। और जैसे ही धारा समाप्त हुई, 370 समाप्त हुई, वैसे ही यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और दोबारा से यानी कि भारत जम्मू कश्मीर में भी वही संविधान लागू हो गया जो कि पूरे अन्य भारत में लागू था। और तभी तो बोलते हैं एक संविधान एक देश। तब से यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे भारत में सिर्फ एक संविधान है, एक देश है, एक झंडा है। तो दोस्तों ये था धारा 370 के बारे में, कैसे धारा 370 लागू हुई और कैसे यानी कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज भी भारत भुगत रहा है। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो पाएगी? यदि आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।